नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम सियासत हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां एकदम से बढ़ गई हैं। हरियाणा में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। खास करके बात हो रही है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, साथ में ही आम आदमी पार्टी की। जेजेपी और इनेलो भी अपने स्तर पे जोर लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो सरगर्मियां नजर आ रही हैं वो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नजर आ रही हैं। इस सब पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल जी। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम। तो शमशेर जी, क्या चल रहा है इस टाइम? बीजेपी और कांग्रेस को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, साथ में आम आदमी पार्टी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार जो है वो बहुत गर्म है। देखिए अनिल जी, जो खेमेबाजी है, गुटबाजी है, वो लगभग दोनों पार्टीज में है, जो प्रमुख तौर पर भाजपा भी और कांग्रेस भी। भाजपा का ये है कि जैसे उनका एक संगठन है, उस तरह का संगठन है कि वो खेमेबाजी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उससे बचने की कोशिश करती है, और जल्दी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाए वो वही हरियाणा में कर रही है। उस वजह से भाजपा ने तकरीबन अंदरूनी तौर पर 90 सीटों पर उन्होंने लगभग फाइनलाइज कर दिए कैंडिडेट्स। 10 पे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, जैसे नायब सिंह सैनी होंगे एक। 8 जो पुराने चेहरे हैं जो कि सिटिंग एमएलए है वो भी है, ये भी लगभग क्लियर है, नाम किसी के बाहर नहीं जी। जो बाकी 72 सीटें हैं, 72 सीटों में उन्होंने 3 से 5 नाम की सूची हर हल्के के लिए तैयार कर दी है। मतलब कि 5 नाम, मैक्सिमम 5 नाम हर हल्के के लिए तैयार कर दिए हैं। तो इतना काम भाजपा ने कर दिया है। हालांकि इसमें खेमेबाजी है, गुटबाजी भाजपा में भी वो ज्यादा वो मतलब चल रहा है कि वो भी काफी देखने में मिल रही है। हाँ, मैं बीच में कांग्रेस की बात करूंगा। इसमें कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस खेमेबाजी के साथ ही जीती है, हर स्टेट में जीती है, और वही हरियाणा में भी है। बिल्कुल। तो कांग्रेस में भी गुटबाजी है, मगर उन्हें कोई चिंता नहीं है अभी। जैसे लोकसभा चुनाव में भी था, शायद चुनाव उनका बेहतर होता, 5 या 7 सीटें जीतते अगर वो जल्दी बता देते कि कैंडिडेट्स कौन थे। वही विधानसभा चुनाव में भी है कि उनके पास अभी कोई भी एक फ्रेमवर्क नहीं है कि कौन उनके कैंडिडेट्स होंगे। कैंडिडेट्स को लेकर जैसे आपने बात की, तो भाजपा का बिल्कुल क्लियर है कि 90 की 90 सीटों पे वो लगभग तय कर चुके हैं। कब तक अनाउंसमेंट की संभावना? अनाउंसमेंट देखिए, अगले हफ्ते के अंदर वो अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे इन फेज्ड मैनर। जो उनके तकरीबन 18 कैंडिडेट्स हैं उनको पहले अनाउंस करेंगे, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगले हफ्ते 2 हफ्ते में बाकी भी अनाउंसमेंट्स हो जाएगी। 1 तारीख को चुनाव है, 1 अक्टूबर को चुनाव। तो सबसे जो अच्छी बात ये होगी, क्योंकि भाजपा के वैसे हाल बहुत अच्छे नहीं है, नाजुक हाल है स्टेट में। किसान आंदोलन था, रेसलर्स का आंदोलन था, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर इससे भाजपा को घाटा हुआ था और हुआ है भी। तो उस वजह से उससे बचने के लिए उनको लीड लेनी पड़ेगी, और लीड लेने का तरीका ये है कि आप कन्वेंसिंग जल्दी से जल्दी शुरू करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे हरियाणा बीजेपी की आपने बात किया, हरियाणा कांग्रेस को लेके जिस तरह से गुटबाजी की बातें सामने आती हैं, मेनली 3 तो माने ही जाते हैं वहाँ पे, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला। तो वो उन जो वो गुट हैं उनकी समस्थिति क्या है? देखिए अनिल जी, पहले हम बात करेंगे इसको समझने की 2019 में ऐसा था कि जिस तरह की बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिए थे नेशन वाइड लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो सारे लीडर बचा रहे थे कि हम कैसे चुनाव ना लड़ें, सब डरे हुए थे। मगर हैरानी ये है कि उनको 31 सीटें आएंगी, लग नहीं रहा था कि उनको 31 सीटें आएंगी। अब उस वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है हरियाणा कांग्रेस में। हालांकि गुटबाजी है। अब गुटबाजी बड़ी अजीब तरह की है कि रणदीप सुरजेवाला एक राइट हैंड मैन माने जाते हैं राहुल गांधी के, उनके साथ हमेशा चलते हैं, मगर चलती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। वो मेन बात, 2 टाइम के मुख्यमंत्री उनकी चलती है। और अगर लोकसभा चुनाव भी देखे तो 9 में से 8 कैंडिडेट उनके थे। सिर्फ 1 कैंडिडेट जो था वो उनका नहीं था, बाकी सुधांशु बुद्धि राजा वो उनका कैंडिडेट नहीं था, बाकी सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट थे। उसमें से कुछ कैंडिडेट ठीक भी नहीं थे। तो हम मान सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की इस बार भी चलेगी, और कैंडिडेट ज्यादातर 90 में से ज्यादातर उन्हीं के कैंडिडेट होंगे, लगभग ये बात क्लियर है। और कुमारी शैलजा एक सिंबॉलिकली एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मर प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी सिटिंग एमपी, हाँ बाकी सिटिंग एमपी है। मगर जो चलने वाली बात है वो कमान पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमान। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और आता है कांग्रेस, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। किरण चौधरी भाजपा में गई, अब वो राज्यसभा के लिए मतलब जो है वो पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो उनके मेंबर हो गए। तो उनका कोई प्रभाव इस इलेक्शन पे कुछ देखने को मिलेगा उसका? देखिए अनिल जी, जो किरण चौधरी हैं, किरण चौधरी बहुत बड़ी मास लीडर तो नहीं है। अब उनके जो फादर इन लॉ थे
बंसीलाल या सुरेंद्र सिंह, मतलब मास लीडर नहीं माना जा सकता उनको। वो हाँ, अपने जो भिवानी महेंद्रगढ़ जो इलाका है, जो लोकसभा हल्का है, वहाँ उनका दबदबा ये बिल्कुल जायज़ बात है। तो उसके आसपास के जो हल्के हैं, आसपास उसके इनफैक्ट जो उनका अपना हल्का है, हाँ। वहीं उनका, वहाँ से वो वहाँ से जीतेंगी। श्रुति चौधरी जीत सकती है अगर बीजेपी उनको टिकट दे तो। दे, और ऐसा लग रहा है कि टिकट देगी, क्योंकि वो काफ़ी भारी भरकम कैंडिडेट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि बंसीलाल की एक लेगेसी जुड़ी है उससे, वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से तो वो जीतेगी। मगर ऐसा नहीं कि वो एक दो फाड़ कर सकती हैं और वो उस वजह से कांग्रेस को घाटा होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ तो 10 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती और 5 सीटें भाजपा ने जीती। तो उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक थे इंडिया गठबंधन के तहत। अब वो अलग अलग लड़ेंगे। अगर हम कंस्टिट्यूएंसी वाइज हम असेंबली सेगमेंट्स की बात कर लें तो उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो 46 सीटों पे जीता और 44 पे जो है वो बीजेपी को लीड मिली। अब उन 46 में से 42 पे कांग्रेस थी और 4 पे जो लीड थी वो आम आदमी पार्टी की थी। इस इलेक्शन में क्या स्थिति? देखिए, जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हैं, जो आप ठीक कह रहे हैं कि 46 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। अगर आप इसको कंपेयर करें 2019 के चुनाव से, क्योंकि वो एक हमारे पास तय बेंचमार्क है, लोकसभा चुनाव में 10 सीटें थी बीजेपी के पास। ठीक है, हमारे पास वो सूची नहीं कि उसमें उस टाइम विधानसभा में क्या था। अगर हम उससे भी कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि अगर 10 सीटें बीजेपी के पास थी तो एकदम से लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए थी बीजेपी की, नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉइंट आपका। तो उसी वजह से जो 46 सीटें कांग्रेस को आई हैं, मुझे लगता है कि ये बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं अगर सारा कुछ बाकी रहा, ठीक रहा। और क्योंकि कांग्रेस के फेवर में काफ़ी जो चीज़ें वो ये है कि जो बीजेपी अगेंस्ट है, खासकर जो फार्मर्स एजिटेशन था उसका काफ़ी पार्टिसिपेशन था हरियाणा से, जो रेसलर्स का एजिटेशन है वो बहुत बड़ी बात थी उसमें, क्योंकि खापे इन्वॉल्व है। जो रूरल हरियाणा है, जो जाट बेल्ट है, जो 24-25% है, वो उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस सब का फायदा होगा। और साथ में एक जो महंगाई का प्रकोप है और बेरोजगारी है, हालांकि बेरोजगारी को कम करने की सैनी सरकार ने कोशिश की है, उस वजह से मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की स्थिति नाजुक है और कांग्रेस की बेहतर है। देखिए, अब ये इस समय के जो हालात है वो लग रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट कुछ और भी आ जाए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही जाएगा, मतलब बड़ा दिलचस्प मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जो मैं फैक्टर मेनली जो बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी लोकसभा इलेक्शन में साथ थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब ये अलग अलग चल रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्टिव कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी को तो फायदा होता कि अगर वो कुरुक्षेत्र की सीट जीत जाती। 21,000 वोटों से हारी है, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, ऐसा उनका भी मानना है। और मुझे भी लगता है कि कांग्रेस को इस बात से संकोच था कि उनकी कोई एक भी सीट ना आए, क्योंकि एक लोकसभा सीट का खाता खुलना मतलब उनके एक गेटवे खुल जाना आम आदमी पार्टी के लिए। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, यहाँ भी अगर आम आदमी पार्टी होगी तो वो एकदम से वो लकीर सी बन जाएगी। नॉर्थ इंडिया में आम आदमी पार्टी की एक घुसपैठ हो जाएगी कि ये एक सेंटर है आम आदमी पार्टी का, तो उसका डायरेक्टली कांग्रेस को घाटा होना ही होना है। तो इस वजह से कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि उनके साथ गठजोड़ करें, और किसी उनकी एक भी सीट है ये भी कांग्रेस को गंवारा नहीं होगा। देखिए, अच्छा, इससे आगे एक सवाल, जैसे आपने पहले जिक्र किया नायब सिंह सैनी का, मुख्यमंत्री हैं, सेफ सीट नेचुरली पार्टी देखेगी उनके लिए कि कहीं लड़ाया जाए, तो इस वक्त क्या चल रहा है कि नायब सिंह सैनी के लिए कौन सी सीट को वो मान के चल रहे हैं कि सेफ सीट है, कहाँ से लड़वाया जा सकता है उनको? देखिए अनिल जी, 3 सीटों पे उन्होंने पिन पॉइंट किया है। एक तो होगी लाडवा, दूसरी नारायणगढ़ और तीसरी करनाल। करनाल में क्योंकि पहले खट्टर साहब लड़ते थे और वो बीजेपी का एक बेल्ट है, नेशनल हाईवे ट्रेडर्स कम्युनिटी वहाँ बहुत रहती है हाईवे के आसपास, वो एक सेफ सीट मानी जा रही है। लाडवा दूसरी है और नारायणगढ़ भी तीसरी है। सैनी कम्युनिटी जो ओबीसी कम्युनिटी है, वहाँ काफ़ी जगह उनकी प्रेजेंस है, इतनी ज़्यादा नहीं है मगर रिलेटिवली ज़्यादा है। तो ये 3 सीटों से ऐसा लग रहा है कि नायब सिंह सैनी साहब लड़े इलेक्शन। और इसमें से कौन सी सीट पे लड़ेंगे, तो बीजेपी का जो तरीका है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो बड़ा रिसर्च करके काम करते हैं और उसी तरह से वो सीटें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें मुझे ये भी नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी साहब खुद चूज़ करेंगे, उस पर पूरी जो रिसर्च होगी उसके बाद ही वो सैनी साहब को ये सीट दी जाएगी। अच्छा शमशेर जी, अब नायब सिंह सैनी का जिक्र हमने किया, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके लिए सीटें कहाँ से वो लड़ेंगे वो चीज़ अभी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही 2 नाम और हैं, बड़े नाम हैं हरियाणा के, रणजीत सिंह और राव रणजीत सिंह। इन दोनों को लेके भी काफ़ी चर्चाएँ हैं। देखिए, दोनों पहले भाजपा में थे,
और राव रंजीत सिंह यहाँ से लड़ते थे रानिया से, मगर अभी गोपाल कांडा ने थोड़ी दिक्कतें डाल दी हैं। उनके जो हरियाणा लोकहित पार्टी के वो हैं और उनके जो भतीजे हैं धावल कांडा, उनका नाम चल रहा है रानिया से और वो बीजेपी के टिकट उनको मिल सकता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो ये रंजीत सिंह ने और राव रंजीत सिंह ने पहले ही जाहिर कर दिया कि भाई अगर वो चुनाव लड़ता है तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। ओके। ये बीजेपी में एक जो अंदरूनी जो काट है वो चल रही है। साथ में रंजीत सिंह भी है, बादशाहपुर में भी हार्ट अटैक हुआ था एक, जो वहाँ के विधायक हैं, वो सीट खाली भी हो गई थी, मगर अब क्योंकि चुनाव आ ही गए हैं तो वहाँ से रंजीत सिंह, जो दूसरे रंजीत सिंह, नॉट राव रंजीत सिंह, वो लड़ना चाहते हैं। और वो भी, उनको भी ये फीलर्स मिल रहे हैं कि वहाँ से शायद कोई और, किसी और को बीजेपी टिकट दे। तो उन्होंने भी ये साफ कह दिया कि अगर बीजेपी जिसको भी टिकट देगी मगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये जो इससे एक ओवरऑल पिक्चर भी पता लगती है कि भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी भाजपा में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल वही पॉइंट पे मैं आ रहा था कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी है तो भाजपा में भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ है दोनों पार्टियों में, अलग अलग। तो मतलब अब कुल मिला के ओवरऑल बात कर लें, जैसे हमने जिक्र कर लिया, भाजपा का जिक्र हो गया, कांग्रेस का हो गया, आम आदमी पार्टी का हो गया, तो जेजेपी पिछले जो टर्म निकली है उसमें 4.5 साल तक मतलब सरकार में रही है बीजेपी के साथ। और इसी तरह से इनेलो का भी जिक्र किया, इनेलो को भी हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उनका भी रहा है, सरकारें रही हैं उनकी। तो उन पार्टियों की तैयारियों को लेके भी जो है वो चर्चाएँ, बयानबाजियाँ आती रहती हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, जेजेपी का हाल वैसा नहीं होगा जैसे 2019 में था। उनको काफ़ी बीजेपी की सपोर्ट भी थी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठजोड़ में थे, सपोर्ट भी थी, मतलब आउटसाइड सपोर्ट एक तरह का। इलेक्शन से पहले भी उनके पहले भी था जो दबी बातें आ रही थी कि इलेक्शन से पहले भी अमित शाह ने काफ़ी सपोर्ट किया था जेजेपी को। और उस समय थोड़े डाउट्स ये थे कि INLD से अलग हुई है, इनेलो से अलग हुई है, तो ये क्या कर पाएंगे, मगर वो 10-11 सीटें आ गई थी उनकी। अब उनकी हालत वैसी नहीं है। काफ़ी लीडर्स उनके छोड़ के भाजपा में चले गए हैं, कांग्रेस में चले गए। ये जेजेपी में हुआ है। अब उनके पास बेसिकली दुष्यंत चौटाला है और कोई भी नहीं है। इनफैक्ट परिवार पूरा बटा हुआ है। जो इनेलो है, इनेलो के जो सुप्रीमो हैं, जो थे ओम प्रकाश चौटाला, वो अभी जेल से कुछ सालों पहले बाहर हैं। उनकी एक मनोस्थिति नहीं है कि इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर पाए। उनके पास काडर भी नहीं बचा है। सारा जो उनका काडर है वो बिखर गया है, जेजेपी में चला गया है, परिवार में बंटवारा हो गया। तो इन दोनों पार्टीज़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप वो एक स्थिर सरकार थी, और स्थिर सरकार के रूप में कांग्रेस जो है, कांग्रेस हालांकि खेमेबाजी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे वोटर्स जो है ना वो एक इस तरह की पार्टी को वोट देंगे। तो मुख्य रूप से मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जो मामला जो ट्रेंड, मतलब ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड पे जो लोकसभा इलेक्शन में था वो उसी पे लग रहा है। बिल्कुल। तो सियासत हरियाणा में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे और चर्चाओं के साथ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।